एप्पल कंपनी अपने आईफोन्स कहां पर मैन्युफैक्चर करेगी? भारत सरकार F-35 फाइटर जेट्स की डील साइन करती है या फिर नहीं? चाइना के साथ ट्रेड वॉर का क्या होगा? या फिर ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के कितने क्लोज हैं? ये सारी चीजें इस समय व्हाइट हाउस में बैकफुट के ऊपर आ गई हैं। और जब असल मौका आया यूक्रेन को बैक करके यूक्रेन का साथ देने का, तो अमेरिका सबसे पहले दुम दबाकर भागता दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका की पैंट गीली होते दिखाई दे रही है। दरअसल यूक्रेन ने कांड इतना बड़ा किया है। वैसे अब समय आ गया है कि रशिया के फेलियर से सीखते हुए भारत को भी अब टर्किश कंपनी सेल्बी एविएशन को निकालकर कोर्ट्स को देश की सिक्योरिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए। रशिया यूक्रेन वॉर की शुरुआत साल 2022 के फरवरी महीने में हुई थी। दोनों देशों को यह जंग लड़ते 3 साल से ऊपर का समय हो गया है। लेकिन इस समय आज जो सिचुएशन अराइज हुई है, उसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि रशिया यूक्रेन वॉर में इस समय सबसे निर्णायक मोड़ आ गया है। आप सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रशिया से इतना डर गया हुआ है कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रशिया को कैसे शांत किया जाए। यहां पर भारत का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। रशिया, यूक्रेन और अमेरिका को लेकर कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी। इसके साथ ही हम इंडियन आर्मी के बारे में भी बात करेंगे कि हमारे लिए अब यूक्रेन ने कौन सी टेंशन खड़ी कर दी है। क्योंकि जब भी वॉर्स में कोई नया टैक्टिस यूज होता है, उसको सबसे पहले रेप्लिकेट किया जाता है। वीडियो काफी इन्फेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये न्यूज तो आपको भी मिल गई होगी कि यूक्रेन ने पिछले कल स्पाइडर वेब नाम का मिलिट्री ऑन ऑपरेशन किया, जिसमें रशिया को डीपली पेनिट्रेट करते हुए 5000 किलोमीटर तक रशिया की टेरिटरी के अंदर जाकर ड्रोन से अटैक किया गया। यूक्रेन ने यह अटैक किया है छोटे छोटे ड्रोन्स की मदद से, जिनके ऊपर एक्सक्लूसिव्स फिट किए गए थे। टोटल 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। ट्रक्स को ड्रोन कैरियर की तरह इस्तेमाल किया गया। ट्रक्स कंटेनर के अंदर ड्रोन्स को इंस्टॉल किया गया, और जब ये ट्रक्स रशिया के अंदर एयरबेस और हाई वैल्यू टारगेट्स के पास पहुंचे, तो इनको रिमोटली एक्टिवेट करके रशिया के मिलिट्री बेसिस के ऊपर स्ट्राइक्स की गई, जिसमें रशिया के फाइटर जेट से लेकर Tu-95 स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर्स एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग सिस्टम एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। रशिया के अंदर एक जगह बैलिस्टिक मिसाइल्स की फैक्ट्री थी, वहां पर भी इन ड्रोन से हमला किया गया। इसके साथ ही 2 ब्रिजेस को भी निशाना बनाया गया। अब जो रशिया के न्यूक्लियर बम्बर्स को अटैक किया गया, यह एक तरह से रशिया के न्यूक्लियर एसेट्स और न्यूक्लियर आर्सेनल के ऊपर हमला था, इसलिए इसको एक स्टेप ऊपर माना जा रहा है। अभी रशिया ने कंफर्म तो नहीं किया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि रशिया को टोटल 40 एयरक्राफ्ट्स का नुकसान हुआ है, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यह अभी तक का सबसे बड़ा हमला था जो रशिया के ऊपर हुआ, जिसमें रशिया को इतना ह्यूज लॉस हुआ है। कई सारे आर्टिकल्स में यह दावा किया गया है कि रशिया को इस हमले में मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है, और यह मिलियन से ज्यादा का नुकसान हो गया है। मिलियन का नुकसान करने के लिए यूक्रेन ने डॉलर मिलियन भी नहीं खर्चे। रशिया अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के ड्रोन से भरे ये कंटेनर्स और ट्रक्स रशिया की सीमा के 4,05,000 किलोमीटर तक अंदर कैसे आ गए। और हैरानी वाली बात यह है कि यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि उन्होंने इन ड्रोन अटैक्स को एग्जीक्यूट और कोऑर्डिनेट करने के लिए रशिया के अंदर ही, यानी कि रशिया की बाउंड्री के अंदर ही एक टेम्परेरी ऑफिस सेटअप किया था, जो कि रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर सेटअप किया गया था। और रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी को कानून खबर भी नहीं लगी। अब यह जो यूक्रेन ने हमला किया है, इससे रशिया की हर लेवल के ऊपर बेइज्जती हो रही है। कई सारे सोल्जर्स का भी लॉस हुआ। $7 अरब से ज्यादा का मॉनेटरी लॉस हुआ। और यह पूरा अटैक एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक फेलियर और इंटेलिजेंस फेलियर साबित हो रहा है। और न सिर्फ रशिया, बल्कि पूरी दुनिया में रशिया का मजाक बन गया है कि रशिया से एक अकेला यूक्रेन नहीं संभल रहा है। अगर अमेरिका इस युद्ध में एंटर हो जाता है तो रशिया का क्या होगा? हालांकि हम सब जानते हैं कि अभी भी नाटो वर्सेस रशिया का ही वॉर चल रहा है। अब जैसे पिछले कल इस अटैक की खबर आई, तो सबसे पहले किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यूक्रेन ने एक्चुअली में रशिया के ऊपर इतना बड़ा हमला कर दिया है।
हालांकि यूक्रेन की तरफ से ड्रोन्स के विजुअल्स भी रिलीज किए गए और साथ में यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी टीवी के ऊपर सामने आकर अपने इस ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बारे में यूक्रेन और दुनिया के लोगों को जानकारी दी। लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद जब रशिया ने खुद ही इसकी पुष्टि की, तब जाकर यह कंफर्म हो गया कि यह कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, बल्कि यूक्रेन ने सच में रशिया को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है। एक तरफ यह हमला होता है और दूसरी तरफ रशिया के रिप्रेजेंटेटिव्स टर्की के इस्तांबुल में पहुंचते हैं, जहां पर यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर के लिए पीस टॉक्स होनी थी और दोनों देशों ने टेबल के ऊपर बैठकर बातचीत करनी थी। अब इतने बड़े हमले के बाद सभी कयास लगा रहे थे कि रशिया यह पीस टॉक्स अटेंड नहीं करेगा, लेकिन रशिया ने फिर भी अपनी टीम को भेजा, जिसको देखने के बाद वेस्टर्न थिंक टैंक्स यह क्लेम करना स्टार्ट हो गए हैं कि इतने बड़े हमले के बाद रशिया का टेबल के ऊपर बैठकर बात करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को टर्की भेजना यह दर्शाता है, जिसमें अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन के इस हमले की जानकारी अमेरिका को पहले से नहीं थी। यह हमला करने से पहले यूक्रेन ने अमेरिका को इन्फॉर्म नहीं किया था एंड इसमें अमेरिका की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अमेरिका को पता है कि यूक्रेन और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने लिमिट्स को क्रॉस करते हुए रशिया के ऊपर काफी बड़ा हमला किया है। बदले में रशिया कोई ना कोई कार्रवाई तो करेगा ही, और वो कार्रवाई बहुत ही बड़ी कार्रवाई होने वाली है। एक्शन का जो रिएक्शन आएगा उसमें अमेरिका को नुकसान ना झेलना पड़े, इसलिए अमेरिका ने अपने आप को इस हमले से पहले ही अलग कर दिया है, जबकि हम सबको पता है कि हमला अमेरिका की मदद के बिना पॉसिबल ही नहीं है। इसकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद जरूर की होगी। अब इस हमले के बाद रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की पेशेंस का भी टेस्ट है। क्या व्लादिमीर पुतिन का सब्र टूटता है या फिर नहीं? वरना सब यही कयास लगा रहे हैं कि अगर न्यूक्लियर वेपन्स नहीं तो रशिया यूक्रेन के ऊपर केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां पर हम भारत की बात करते हैं। जिस तरह से यूक्रेन ने अपने आर्म ड्रोन्स को स्मगल करके रशिया के अंदर पहुंचाया, सेम तरीके से भारत के एनिमी भी ये स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। भारत एंड नेपाल के बीच काफी सारा ट्रेड बाय रोड होता है और कई सारे ट्रक्स डेली अप डाउन करते हैं। सेम उसी तरीके से बांग्लादेश के साथ भी हम रोड के रास्ते काफी सारा ट्रेड करते हैं। रोज ट्रक्स का आना जाना लगा रहता है। इसलिए यह जो यूक्रेन ने रशिया की सीमा के अंदर घुसकर ड्रोन अटैक्स किए हैं, इसके बाद अब भारतीय सेना को भी अलर्ट होना पड़ेगा। न सिर्फ लैंड बॉर्डर्स बल्कि सीपोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर भी जो कार्गोर गुड्स आते हैं उनकी सिक्योरिटी को भी टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि मिलिट्री ऑपरेशंस में जब भी कोई नया टैक्टिस असरदार साबित होता है तो ये आतंकी संगठन उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत को तो और भी हाई अलर्ट के ऊपर रहना चाहिए। पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन भारत के ऊपर हमला करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। भारत से आने वाले कार्गो एंड गुड्स को संभालने का जो ठेका होता है वह केवल और केवल आज के बाद इंडियन कंपनीज को ही देना चाहिए। सिक्योरिटी के मामले में फॉरेन कंपनीज के ऊपर विश्वास करना तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, वह भी टर्की जैसे देश की कंपनी के ऊपर तो बिल्कुल नहीं, जो खुद कट्टरपंथी रास्ते के ऊपर चल रहा है और भारत के ऊपर हमला करने के लिए पाकिस्तान को हथियार भी सप्लाई कर रहा है और कश्मीर के ऊपर भारत को टारगेट भी करता हो। साथ में यहां पर अब भारत की कोर्ट्स का भी रोल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप कि रशिया की इस घटना से भारत की कोर्ट्स सीख लें और यह समझें कि एयरपोर्ट के ऊपर ग्राउंड एंड कार्गो हैंडलिंग सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं और यहां पर टर्की की कंपनी का इन्वॉल्व होना कैसे भारत के लिए एक बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है। आई होप कि दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट टर्की की कंपनी सेल्बी एविएशन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करें और जो सरकार ने टर्किश कंपनी का सिक्योरिटी लाइसेंस और सिक्योरिटी क्लियरेंसेस वापस ले ली है, उस फैसले को बरकरार रखते हुए सेल्बी एविएशन को भारत से बाहर करें, क्योंकि अगर हम दूसरों की गलतियों से भी नहीं सीखेंगे तो सबसे बड़े मूर्ख हम ही होंगे। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या यह हमला यूक्रेन ने अकेले किया होगा या फिर इसमें अमेरिका की भी इन्वॉल्वमेंट है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेर बदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे ना रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी,
डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल योद्धा न्यूज का मिशन है और यह मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। योद्धा न्यूज हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डाटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि योद्धा न्यूज का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल योद्धा न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब यह सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।